गुड मॉर्निंग क्लास। देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि जल, जंगल और जमीन में रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके आवास को नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सरकार किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव विविधता क्षेत्र घोषित कर सकती है, जिसके तहत उत्तराखंड में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्क हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। आइए चलते हैं उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय पार्क। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उत्तराखंड के मानचित्र में राष्ट्रीय पार्क को देखना होगा। ये उत्तराखंड का मानचित्र है। मैं सबसे पहले उत्तराखंड के मानचित्र में आपको 6 राष्ट्रीय पार्कों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला देहरादून से सीमा बनाने वाला जिला टिहरी गढ़वाल, इससे सीमा लगती है जिसकी वो है रुद्रप्रयाग से सीमा लगाई उत्तरकाशी की और पौड़ी को यहाँ से मिला दिया। ये देखिए पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और उत्तरकाशी। ठीक है, कुमाऊं मंडल ये है उधम सिंह नगर, इससे सीमा बनाने वाला जिला चंपावत और बागेश्वर की सीमाएं मिलाते हुए नैनीताल और अल्मोड़ा। तथा चमोली और पिथौरागढ़। इससे पहले की क्लासों में हमने उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना और उसके आसपास के राज्य और जो उत्तराखंड से लगने वाले विदेशों की सीमा है वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इस राष्ट्रीय पार्क जो कि 6 हैं वर्तमान में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क जो कि संख्या में 6 हैं। उत्तराखंड का मानचित्र सामने 6 के 6 मैं आपके सामने रखता हूं। अगर उत्तराखंड के मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं उनको समझने के लिए सबसे सही तरीका ये डायग्राम है। चाहे वो उनकी स्थापना हो, क्षेत्रफल हो या उनके स्थापना का सही क्रम हो, वो इस मानचित्र की मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 6 राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर का राष्ट्रीय पार्क, तीसरे नंबर का राष्ट्रीय पार्क, चौथा, 5वां और सबसे छोटा 6ठा। ठीक है, ये उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क। चाहे हम किसी भी तरीके से पढ़ें तो सबसे पहले राष्ट्रीय पार्कों पर विचार किया जाए तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हमने सुना है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क सुना है हमने, राजाजी सुना है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में सुना है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ हैं, क्या हैं, इसको भी हम समझ सकते हैं इस मानचित्र के माध्यम से, लेकिन इनका सही क्रम क्या है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं इनको आपके सामने लिखता हूँ सही क्रम में। ये देखिए 6 राष्ट्रीय पार्क मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क ये है आपका 6 के 6 का सही क्रम, जो सबसे छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे के अनुसार आपके सामने आने वाला है। तो सबसे पहला है गंगोत्री, दूसरा है राजाजी,
ठीक है। तीसरा है नंदा देवी, चौथा है कॉर्बेट, पांचवा है गोविंद, और छठा है सबसे छोटा फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, मानचित्र आपके सामने और 6 के 6 नाम आपके सामने हैं। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना है कि इन 6 के 6 राष्ट्रीय पार्कों के लोकेशन कहाँ पर है, दूसरा इनका एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है, तीसरा कि इनकी स्थापना कब हुई थी यानी कब स्थापना हुई, उनका स्थापना का सही क्रम। तो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1989 में हुई है। मैं यहाँ पर स्थापना लिखता हूँ, स्थापना। राजाजी राष्ट्रीय पार्क 1983 1983, नंदा देवी 1982 1982, कॉर्बेट सबसे पुराना 1936, गोविंद 1980 1980 और फूलों की घाटी 1982। ठीक है, ये 6 राष्ट्रीय पार्क हैं जिनकी स्थापना हमारे पास। अगर इनकी स्थापना का क्रम पूछे तो आप सबसे पुराना और सबसे नया राष्ट्रीय पार्क अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, संपूर्ण भारत का भी सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को की गई थी। उसके अलावा सबसे नया राष्ट्रीय पार्क देखिए यहाँ पर आपके सामने है, तो ये है सबसे नया राष्ट्रीय पार्क जो कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कैसे इनका क्षेत्रफल दिमाग में सेट किया जाए, तो सबसे पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क और उसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क। इनके क्षेत्रफल को सही क्रम देने के लिए मैं सबका क्षेत्रफल सामने लिखता हूँ, तो ये है 2390 यानी 2390 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 820 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा 624 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 521 यानी 520 पॉइंट समथिंग। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472 और सबसे छोटा है 87.5 87.5 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बनाता है कि उत्तराखंड के निम्न राष्ट्रीय पार्कों का सही क्रम लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप ये क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी स्थापना का क्रम पूछे तो ये स्थापना का क्रम है, सबसे नया और सबसे पुराना कौन है, इसको भी आप अरेंजमेंट कर सकते हो। अब बचा है ये राष्ट्रीय पार्क हैं कहाँ, ये मानचित्र डिस्ट्रिक्ट वाइज मानचित्र मैंने आपके सामने रखा है। सबसे पहले गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तरकाशी देखिए, ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपको याद नहीं होता तो डायग्राम से भी आप याद कर सकते हो। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपका गंगोत्री। दूसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को मैं 3 जिलों में बनाने वाला हूँ। ये देखिए, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार की सीमा पर स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यानी उत्तराखंड के 3 जिलों में है, देहरादून में, पौड़ी में और हरिद्वार। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान केवल उत्तरकाशी में स्थित है और जो एकमात्र जिले में ही होगा। तीसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, तो मैं इसको यहाँ पर बनाऊंगा। यह आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में। आप चाहें तो इसके यहाँ पर भी लिख सकते हैं
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट यानी पौड़ी और नैनीताल में ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, ये देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और बचा है लास्ट फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय, क्लियर है। इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि 2 राष्ट्रीय उद्यान चमोली ज़िले में हैं, 2 उत्तरकाशी में हैं और 2 यहाँ पर हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम उत्तराखंड में, अर्थात राजा जी 3 जिलों में फैला हुआ है और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी और नैनीताल यानी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में फैला हुआ है। क्लियर हुआ। ये जितने भी प्रश्न हमारे पास हैं, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सही क्रम पूछे तो ये, स्थापना के हिसाब से क्रम पूछे तो ये, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो मानचित्र हमारे सामने। जहां पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात राजा जी को देखा जाए तो ये देहरादून के अलावा हरिद्वार और पौड़ी में है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ कन्फ्यूजन है वो कॉर्बेट को लेकर है, कॉर्बेट नैनीताल प्लस पौड़ी में है, और जो भी राष्ट्रीय उद्यान है सब पर्टिकुलर एक ज़िले में है। ये हमारा टॉपिक। इसके अलावा इन राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जो प्रश्न हमारे पास हैं वो ये कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए इसकी स्थापना से लेकर और प्राचीन काल में इसके उल्लेख तक जाएंगे हम। दूसरा महत्वपूर्ण, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा जो हमारे पास प्रश्न है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्यों रखा गया, ये हमारा टॉपिक। तो चलते हैं सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की ओर। फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। चमोली में नर और गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है। क्लियर हुआ। पहला प्रश्न है, इस पर हम काम कर रहे हैं, फूलों की घाटी चमोली राष्ट्रीय उद्यान का। अगर स्कंद पुराण की बात की जाए तो स्कंद पुराण में इस फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है, इसीलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को नंदन कानन राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं, या इस क्षेत्र में नंदन कानन बुग्याल भी है। दूसरी बात, महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में इस फूलों की घाटी के लिए अलका शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात इसे अलका भी कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पुष्प तोया ताल है, जहां से पुष्पावती नदी निकलती है। अतः इस राष्ट्रीय उद्यान को पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। जो भी आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। चौथी बात कि इस फूलों की घाटी को खोजने का श्रेय किसे है। 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी को खोजा था, अर्थात उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में इसका उल्लेख किया था, इसलिए इसे फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी में हजारों किस्म के फूल हैं, इसलिए दुनिया का ध्यान इसकी ओर रहता है। 1939 में 1939 में क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन की ओर से जॉन मार्गरेट द्वारा यहां की यात्रा की गई थी, लेकिन इसी क्षेत्र में पांव फिसल जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फूलों की घाटी के बारे में बता रहा था मैं आपको। यह है फूलों की घाटी से संबंधित प्रश्न। लेकिन फूलों की घाटी में विविध प्रकार के फूलों की महत्ता को समझते हुए यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया जा चुका है, और वर्तमान में यही उत्तराखंड का वो क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र है।
यानी उत्तराखंड का सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र तो फूलों की घाटी का क्षेत्र। इसीलिए इसी से संबंधित क्षेत्र को अत्यधिक महत्व देते हुए नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके समीप वाले क्षेत्र को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। अर्थात इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता अत्यधिक है। ठीक है। दूसरा जो मैंने डार्क किया था वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 8 अगस्त 1936 को कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रारंभ में इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत की आजादी के बाद इसे पश्चिमी रामगंगा नदी के नाम से जाना जाने लगा, यानी रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाने लगा। चूंकि पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम दूधातौली ग्लेशियर से होता है और पश्चिमी रामगंगा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। लेकिन 1957 में प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और फिर धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता गया। 1 अप्रैल 1973 यानी 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण सम्मेलन, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, वहां पर पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात भी कही गई थी। इसी संदर्भ में भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की थी। ठीक है। और 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और उसके बाद धीरे धीरे टाइगर रिजर्व की संख्या भारत में बढ़ती रही और बाघों को बचाने को लेकर कई बार बाघ गणनाएं भी की जा रही हैं वर्तमान में। और इसी क्रम में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है 2015 में। ठीक है। 1987 में इस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग को अलग कर दिया गया था। जहां से सोना नदी आती थी उसके समीप के क्षेत्र को अलग करके सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया। अर्थात इसके पश्चिमी भाग को अलग कर इससे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया। और फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का महत्व धीरे 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 बढ़ता गया। ठीक है। वर्तमान में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को बचाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और इन्हीं योजनाओं के तहत अगर आप देखेंगे तो 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था ताकि वन में रहने वाले वन्य जीवों को संरक्षण मिल सके। तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है वो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। 1983 में इसका स्थापना हुई थी, लेकिन इससे भी पहले 1935 में इसे मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय पार्क करने की घोषणा राजीव गांधी ने की थी और वर्तमान में यानी 2015 में इसे भारत का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है और वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 4 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। कॉर्बेट और राजाजी के अलावा 2 अन्य जो यहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं वो नंदौर नदी के आसपास का क्षेत्र और दूसरा सुरई टाइगर रिजर्व जो कि उधम सिंह नगर और चंपावत की सीमा पर है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क, उनकी लोकेशन, उनकी स्थापना, उनका क्षेत्रफल और उनकी स्थापना का क्रम।
तथा उनसे संबंधित प्रश्न, खासकर सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क और सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत हमारा दूसरा पार्ट होगा उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जैव विविधता क्षेत्र, बायोडायवर्सिटी क्षेत्र। तब तक के लिए आप इसके सही क्रम को मानचित्र की मदद से याद करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर हम इसी क्रम में जब वन्य जीव अभ्यारण्य कवर कर रहे होंगे तो फिर उसके कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में जो कन्फ्यूजन है, उनकी स्थापना में, उनके क्षेत्रफल में, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है इस पार्ट में। तो इसको दूर करने का यही उपाय है कि आप मानचित्र की मदद से इसके एग्जैक्ट लोकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। तब तक के लिए जय हिंद।